नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत के 2026 के केंद्रीय बजट की गहराई में उतरने वाले हैं और इसमें एक चीज़ है जो सबसे अलग दिख रही है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने एआई को लेकर अब सिर्फ बातें करने से आगे बढ़कर एक बहुत बड़ा दांव खेला है। ये अब कोई दूर का सपना नहीं बल्कि एक ठोस पैसों से भरी हुई योजना बन चुकी है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये पैसा जा कहाँ रहा है, इसके लिए किस तरह का बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है और सबसे ज़रूरी, क्या हम इस एआई क्रांति के लिए अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। आज का मिशन साफ है, ये समझना कि भारत की एआई को लेकर ये बड़ी छलांग सिर्फ एक बजट का ऐलान है या ये 21वीं सदी में भारत की तकनीकी संप्रभुता का ब्लूप्रिंट है। एआई को किसी एक विभाग या एक अलग थलग तकनीक के तौर पर नहीं देख रहा। सरकार इसे एक ऐसी बुनियादी परत के रूप में देख रही है जिस पर अर्थव्यवस्था की हर चीज टिकेगी। इसे ऐसे समझिए कि जैसे बिजली या इंटरनेट आज हर उद्योग के लिए जरूरी है, सरकार का मानना है कि आने वाले कल में एआई भी वैसा ही होगा। खेती से लेकर हेल्थ केयर, शिक्षा और रोजगार तक हर जगह ये भविष्य की नहीं बल्कि आज की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। जब भी किसी बड़े दांव की बात होती है तो सबसे पहले नजर जाती है पैसे पर, और यहाँ आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। इंडिया एआई मिशन के लिए सीधे सीधे 1000 करोड़ रुपए का आवंटन है, और ये तो बस शुरुआत है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यानी ईसीएमएस के लिए 40,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वित्त मंत्री ने इसे कैलिब्रेटेड पुश कहा है, मतलब ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। हाँ, और यहाँ इन आंकड़ों की गहराई में जाना जरूरी है। ये जो 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा है, ये काफी बड़ा लगता है, लेकिन ये सिर्फ इस एक साल का बजट है। अच्छा, सिर्फ एक साल का? जी। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये असल में 5 साल की 10,372 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी योजना का पहला हिस्सा है। और इस योजना का एक बहुत ही ठोस यानी एक गिनती किया जा सकने वाला लक्ष्य है भारतीय स्टार्टअप्स, अकादमिक संस्थानों और शोधकर्ताओं के लिए 38,000 से ज्यादा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयू उपलब्ध कराना। ये वही हाई पावर चिप्स हैं जो चैट जीपीटी जैसे बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करने और चलाने के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। एक मिनट, 38,000 जीपीयू, ये आंकड़ा सुनने में तो काफी बड़ा लगता है, लेकिन दुनिया के हिसाब से ये कितना है? क्या ये हमें बाकी देशों की बराबरी में खड़ा करने के लिए काफी है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इससे हमें सही नजरिया मिलता है। देखिए, अगर हम इसकी तुलना मेटा जैसी किसी एक टेक कंपनी से करें जिसका लक्ष्य अकेले इसी साल 3.5 लाख हाई एंड जीपीयू हासिल करना है, तो 38,000 का आंकड़ा छोटा लग सकता है। हाँ, काफी छोटा। लेकिन यहाँ मकसद अलग है। ये किसी एक कंपनी के लिए नहीं है, ये सरकार की तरफ से एक पहल है ताकि हमारे देश के छोटे स्टार्टअप्स और यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स, जिन्हें अरबों डॉलर के संसाधन नहीं मिलते, वो भी एआई की इस दौड़ में पीछे न रह जाएं। ये पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने की एक कोशिश है, एक शानदार पहला कदम है, लेकिन हमें ये मानना होगा कि एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। समझ गई। तो ये दौड़ की शुरुआत है, अंत नहीं। और आपने जो दूसरे फंड्स की बात की, जैसे सेमीकंडक्टर्स के लिए 1000 करोड़ रुपए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो 40,000 करोड़ रुपए, उनका इस एआई मिशन से क्या लेना देना है? ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। आप इसे एक पजल की तरह देख सकती हैं। इंडिया एआई मिशन कहता है कि हमें जीपीयू चाहिए, ठीक है, लेकिन ये जीपीयू हवा में तो नहीं चलेंगे। इन्हें बनाने के लिए चिप्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स चाहिए। यहीं पर भारत का सेमीकंडक्टर मिशन, जिसे ISM 2.0 कहते हैं, और ECMS फंड काम आते हैं। सरकार सिर्फ एआई सॉफ्टवेयर पर ध्यान नहीं दे रही, वो उस हार्डवेयर के पूरे इकोसिस्टम को भारत में बनाने की नींव रख रही है जिस पर वो सॉफ्टवेयर चलेगा। अच्छा, मतलब दिमाग भी अपना हो और उस दिमाग को चलाने वाली मशीन भी अपनी हो। बिल्कुल, ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा और सोचा समझा कदम है। ठीक है, तो पैसा आ गया और उस पैसे से मशीनें यानी हार्डवेयर बनाने और खरीदने का प्लान भी तैयार है। लेकिन इन हजारों जीपीयूज और सर्वर्स को रखेंगे कहाँ? इसके लिए तो बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी। क्या बजट में इसके बारे में भी कुछ है? बिल्कुल, और यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बजट में एक बहुत ही आकर्षक और सीधी सादी पेशकश की गई है जिसका नाम है 2047 टैक्स हॉलिडे। 2047 टैक्स हॉलिडे? जी,
इसका मतलब है कि विदेशी कंपनियां जैसे Amazon, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट अगर भारत में अपने डेटा सेंटर बनाती हैं और यहीं से अपनी क्लाउड सेवाएं देती हैं तो उन्हें 2047 तक यानी भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक टैक्स में भारी छूट मिलेगी। वाह, ये तो एक तरह से खुली दावत है कि आइए भारत में अपना डिजिटल घर बनाइए। लेकिन इसके पीछे सरकार की असली मंशा क्या है? सिर्फ निवेश लाना या कुछ और भी? इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है जिसे सॉवरेन कंप्यूट कहते हैं। सॉवरेन कंप्यूट? हाँ, सॉवरेन कंप्यूट। इसे ऐसे समझिए कि आपका पैसा आपके अपने बैंक लॉकर में है, ना कि किसी दूसरे देश के बैंक में। आपको पता है कि वो सुरक्षित है और आपके देश के नियमों के हिसाब से चलेगा। ठीक। डेटा के लिए सॉवरेन कंप्यूट ठीक यही काम करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीयों का डेटा, हमारी कंपनियों का डेटा और उस पर होने वाली सारी एआई प्रोसेसिंग भारत की सीमाओं के भीतर ही रहे। जब हमारा डेटा देश के बाहर के सर्वरों पर होता है तो हम उस पर अपना नियंत्रण खो देते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता दोनों के लिए बेहद जरूरी है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, अपना डेटा अपने देश में, अपने नियंत्रण में। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है? क्या अपने ही देश में सब कुछ करने से ये सेवाएं ज्यादा महंगी नहीं हो जाएंगी? क्या हम स्पीड और कम लागत की कुर्बानी देकर सिर्फ नियंत्रण हासिल कर रहे हैं? शुरुआत में ऐसा लग सकता है और ये एक जायज चिंता है, लेकिन सरकार का लक्ष्य लंबा है। इस टैक्स हॉलिडे जैसी पहल का महत्वाकांक्षी लक्ष्य एआई रेडी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में $90 बिलियन से ज्यादा का वैश्विक निवेश भारत में लाना है। 90 बिलियन? आने पर निवेश आएगा और यहाँ एक मजबूत कंपटीशन वाला बाजार बनेगा तो लागत अपने आप कम हो जाएगी। तो ये सिर्फ डेटा सुरक्षित रखने के बारे में नहीं है, बल्कि भारत को दुनिया के लिए एक डेटा प्रोसेसिंग हब बनाने की भी कोशिश है, जहां से हम शायद दूसरे देशों को भी सेवाएं दे पाएं। तो मतलब हमारे पास पैसा है, मशीनें हैं और उन मशीनों को रखने के लिए घर भी बन रहे हैं। ये तो हो गई बड़े स्तर की बात, लेकिन इसका असर एक आम इंसान, मान लीजिए महाराष्ट्र के किसी किसान या बिहार के किसी छात्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा? क्या ये एआई सिर्फ बड़ी कंपनियों और शहरों तक ही सीमित रह जाएगा? और यही इस बजट का सबसे जरूरी हिस्सा है, एआई को जमीन पर उतारना। चलिए पहले खेतों की बात करते हैं। बजट में भारत विस्तार नाम के एक प्लेटफॉर्म का जिक्र है। भारत विस्तार? हाँ, भारत विस्तार। इसका पूरा नाम है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ये सरकार के मौजूदा एग्री स्टैक के साथ मिलकर काम करेगा। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। असल में ये किसान के लिए क्या करेगा? इसे आसान बनाते हैं। सोचिए किसान अपने खेत में खड़ा है। उसके स्मार्टफोन पर शायद व्हाट्सएप जैसा कोई ऐप है जिस पर उसकी अपनी स्थानीय भाषा में एक मैसेज आता है। मैसेज में उसकी ही फसल की एक तस्वीर है जिसे एआई ने सैटेलाइट इमेज से पहचाना है और साथ में लिखा है, अगले 3 दिनों में आपकी फसल पर इस कीड़े के हमले की आशंका है। बचाव के लिए ये दवा इस मात्रा में इस्तेमाल करें। वाह! ये प्लेटफॉर्म किसानों को मौसम का पूर्वानुमान, मिट्टी की सेहत की जानकारी और बाजार में फसल का क्या भाव मिलेगा, ये सब उनकी अपनी भाषा में सही समय पर बताएगा। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये नुकसान को कम करने और मुनाफे को बढ़ाने का एक शक्तिशाली औजार है। ये तो सच में खेती का तरीका बदल सकता है। और खेतों से निकलकर आप कक्षाओं की तरफ चले तो छात्रों के लिए क्या है? मैंने सुना है कि सरकार का नजरिया बॉटम अप है, मतलब नींव से प्रतिभा को तैयार करना। हाँ, और यहाँ के आंकड़े बहुत ही यादगार हैं। देश भर के माध्यमिक विद्यालयों में यानी 8वीं से 12वीं कक्षा तक 15,000 एआई लैब्स की स्थापना की जाएगी। 15,000 स्कूलों में? जी, 15,000। सोचिए, इसका मतलब है कि एआई की पढ़ाई अब सिर्फ बड़े बड़े आईआईटीज या इंजीनियरिंग कॉलेजों तक सीमित नहीं रहेगी। बच्चे स्कूल से ही एआई के साथ खेलना, उसे समझना और उसके लिए कुछ बनाना सीखेंगे। 15,000 एआई लैब्स स्कूलों में, ये तो एक पूरी पीढ़ी को तैयार करने जैसा है। ये बच्चे जब कॉलेजेस से निकलेंगे तो उनके लिए एआई कोई जादुई चीज नहीं होगी। बिल्कुल, वो एआई नेटिव पीढ़ी होगी। जैसे हमारे लिए कैलकुलेटर या कंप्यूटर एक आम औजार था, उनके लिए एआई होगा। और ये सिर्फ स्कूलों तक ही सीमित नहीं है। जो छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए आईआईटीज जैसे बड़े संस्थानों में डीप टेक और एआई रिसर्च पर फोकस करने के लिए 10,000 टेक फेलोशिप भी शुरू की जा रही हैं। अच्छा, तो सरकार एक पूरी पाइपलाइन बना रही है। स्कूल में जिज्ञासा जगाओ, कॉलेज में कौशल सिखाओ और फिर रिसर्च के लिए फेलोशिप दो। इसी में मैंने ऑरेंज इकोनॉमी के लिए भी एक पहल के बारे में पढ़ा। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, एवीजीसी के लिए भी लैब्स बनाई जाएंगी। इसका एआई से क्या संबंध है? इसका एआई से बहुत गहरा संबंध है।
आज के समय में एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स में एआई का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। एआई किसी मूवी के सीन में हजारों लोगों की भीड़ बना सकता है, बैकग्राउंड को अपने आप पेंट कर सकता है या एक आर्टिस्ट के काम को कई गुना तेज कर सकता है। गेमिंग में एआई किरदारों को ज्यादा स्मार्ट और असली जैसा बनाता है। अच्छा। तो ये सिर्फ पारंपरिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के बारे में नहीं है। ये भारत के रचनात्मक उद्योगों, हमारी ऑरेंज इकोनॉमी को भी एआई की ताकत देने की कोशिश है, ताकि हमारे कलाकार और गेम डेवलपर्स दुनिया के किसी भी स्टूडियो से मुकाबला कर सकें। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत रोमांचक लगता है, पैसा, नई मशीनें, खेतों और स्कूलों में एआई। लेकिन जब भी हम एआई की इतनी बात करते हैं तो कमरे में एक हाथी भी होता है जिसके बारे में सब सोचते हैं लेकिन शायद बोलने से डरते हैं। अगर मशीनें इतनी स्मार्ट हो जाएंगी तो हम इंसानों का क्या होगा, हमारी नौकरियों का क्या होगा, खासकर भारत के विशाल सर्विस सेक्टर में? क्या बजट में इस डर का कोई जवाब है? ये डर स्वाभाविक है और बहुत जरूरी भी है। और अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस हाथी को अनदेखा नहीं किया है। बजट में एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव है, जिसका नाम है एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज। सच कहूं तो एक और समिति, ये सुनना थोड़ा घिसा पिटा लगता है। भारत में समितियां बनती हैं, रिपोर्टें देती हैं और फिर वो धूल खाती रहती हैं। क्या हमें सच में विश्वास करना चाहिए कि ये उच्चाधिकार प्राप्त समिति बाकियों से अलग होगी और असल में कोई बदलाव लाएगी, या ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है? आपकी शंका जायज है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन इस समिति के नाम और इसके काम में कुछ संकेत छिपे हैं। इसका काम सिर्फ एआई के असर पर रिपोर्ट बनाना नहीं है। इसका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय कर्मचारियों को विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में एआई से आने वाले बदलावों के लिए फिर से कुशल बनाया जाए, मतलब उन्हें रीस्किल किया जाए। रीस्किल? जी। सेवा क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह समिति निगरानी करेगी कि कौन सी नौकरियां खतरे में हैं और उनकी जगह कौन सी नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। फिर यह सरकार को बताएगी कि हमें अपने कर्मचारियों को कौन से नए कौशल सिखाने की जरूरत है। ये समस्या होने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले से तैयारी करने का एक सक्रिय प्रयास है। ये मानना कि बदलाव तो आएगा ही और उसके लिए अपने लोगों को पहले से तैयार करना एक समझदार रणनीति है। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा की सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करूं तो ऐसा लगता है कि सरकार 3 मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। बिल्कुल। पहला तो जाहिर है मनी, यानी इंडिया एआई मिशन और दूसरी योजनाओं के लिए भारी भरकम फंडिंग। बिल्कुल। और वो पैसा जा रहा है दूसरे मोर्चे पर, जिसे हम कह सकते हैं मशीन, यानी सॉवरेन कंप्यूट्स का ढांचा, डेटा सेंटर्स और हजारों जीपीयूज, वो सारा हार्डवेयर जो इस क्रांति को ताकत देगा। सही। और आखिर में आपके पास कितनी भी अच्छी मशीनें क्यों ना हो, उन्हें चलाने के लिए इंसान तो चाहिए। तो तीसरा और शायद सबसे जरूरी मोर्चा है मैन पावर, यानी स्कूलों और कॉलेजों में प्रयोगशालाओं और फेलोशिप के जरिए प्रतिभा का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना। पैसा, मशीन और इंसान। आपने इसे एकदम सही तरीके से पिरोया है। ये एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण है। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं तो मैं एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। ये बजट बहुत साफ साफ बताता है कि ये सब कैसे किया जाएगा। जीपीयू, डेटा सेंटर और स्कूलों के लिए फंड के साथ सरकार ट्रैक बिछा रही है और इंजन भी बना रही है। लेकिन असली और बड़ा सवाल यह है कि जब ये एआई की ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ना शुरू करेगी तो ये भारतीय समाज को किस स्टेशन पर ले जाएगी। ये सिर्फ हमारे काम करने के तरीके को नहीं बदलेगी, बल्कि हमारे सोचने, हमारे रिश्तों और हमारी संस्कृति के ताने बाने को कैसे नया आकार देगी। सरकार बुनियादी ढांचा बना रही है, लेकिन समाज के साथ इसका एकीकरण वो एक ऐसी यात्रा है जो अभी बस शुरू ही हुई है। और उस यात्रा के सामाजिक और सांस्कृतिक मोड़ क्या होंगे, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा।